हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट सीडीपी के 22 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक क्षमताओं जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास की दिशा अधोगामी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शीर्षगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि विकास शरीर में सिर से पैर तक फैलता है, अर्थात व्यक्ति सिर के क्षेत्र से नीचे की ओर बढ़ने लगता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण हासिल करता है, फिर वह वस्तुओं को पकड़ता है, वह बैठ सकता है, रेंग सकता है और बाद में फिर वह खड़ा होकर चल सकता है। अगला पॉइंट है अधोगामी अनुक्रम। इसका अर्थ है कि बच्चा शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में पहले व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद बाहरी विकास होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा अपने हाथ से पहले अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है और अपनी उंगलियों की गति को नियंत्रण करने से पहले अपने हाथों का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का कारक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरकार। अगला प्रश्न है, हेंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादित किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, नैतिक विकास। अगला प्रश्न है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छिद्रों के आकार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की किस अवस्था पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चला कि बच्चे बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं से बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं निम्न है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो यह कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का अधिगम एक संदर्भ में होता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकट क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पाढ़। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है कि दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और आशाओं को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्वैयक्तिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है कि? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या इंगित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, लैंगिक रूढ़िबद्धता को। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, 1, 2 और 4। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना और चौथा है शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों के लिए उनके अधिगम और विकास का अनुकूलन करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिव्यांगता लोगों के लिए भारतीय संसद द्वारा पारित नवीनतम कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम है। अगला पॉइंट है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को 28 दिसंबर 2016 को अधिनियमित किया गया और 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ। अगला पॉइंट है,
RPWD अधिनियम 2016 ने दिव्यांग व्यक्तियों अधिनियम 1995 की जगह ले ली, जिसे 21 साल पहले लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षाओं में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। वे शीघ्रता से सीखते और उसे याद रखते हैं। दूसरा है, वे सतर्क रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। तीसरा है, वे त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेश हेतु प्रभावशाली नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग। अगला प्रश्न है, अभिकरण ए शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए विविध अधिगम अवसर प्रदान करने चाहिए। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में उसकी असफलता का कारण किसे बता सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुरी किस्मत को। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। दूसरा है, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। और चौथा है, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहकारी अधिगम रणनीति है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। अगला प्रश्न है, मोहन ने विद्यार्थियों को आयत की समझ बताने के लिए भिन्न भिन्न धैर्यताओं वाले वर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावना पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा के किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, रचनावाद। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अधिगम के अलावा एक शैक्षिक वातावरण में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कारण है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। अगला प्रश्न है, अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में उत्साहत महसूस कर रहे। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी, पाठ की विषय वस्तु को पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। अगला प्रश्न है, किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस पर काम करना कितना मजेदार है, चलो देखते हैं कि हम इस गतिविधि से क्या क्या सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षण के साथ साथ अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, सीखने की गति है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।